हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रेलवे सीरीज का पार्ट नंबर तीसरा। तो साथ ही आज की इस पार्ट में जैसे आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 होने वाला है, एक तरह से ओरिजिनल पेपर ले लीजिए तो बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपके लिए होने वाला जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग। तो आपको कहीं जीके का सवाल मिल जाएगा, तो कहीं साइंस का सवाल मिल जाएगा, तो कहीं रीजनिंग का सवाल मिल जाएगा, तो कहीं मैथ का सवाल मिल जाएगा। यानी जिस तरह से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में कंप्यूटर पे आपका सवाल सेट किया जाएगा ना, बिल्कुल वैसे प्रश्न आज की सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार साथ ही इस ओरिजिनल पेपर को आप लोग जरूर हल कीजिएगा, तो देखिएगा आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर रहा। ओके दोस्त, तो टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी का सही करने का टारगेट केवल 25 प्रश्न रहने वाले हैं। ओके तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से हल करेंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, प्लस एनालिसिस करेंगे कि आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कैसी चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे रहती है और एक 11:30 AM पर रहती है, शाम को 6 PM पे, एक शाम को 7 PM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग हमारी ग्रुप डी एग्जाम की रहती है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज साइंस से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो साथ ही याद रखिए एसिटिक अम्ल होता है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के बेजोड़ समूह को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए, ये रीजनिंग के सवाल है। तो दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के बेजोड़ समूह को ज्ञात कीजिए। इस बार साथ ही रीजनिंग के सबसे अधिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मैथ के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके जीएस करेंट अफेयर के टोटल 20 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है, जो कि 100 नंबर का होगा। समय इसमें 90 मिनट मिलेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके दोस्तों, ये सिलेबस होने वाला है इस बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का। तो देखेंगे ये प्रश्न कैसे आप लोग हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन ए की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ई का नंबर कितना होता है? 5 होता है। एफ का नंबर कितना होता है? 6 होता है। जी का नंबर कितना होता है? 7 होता है। यानी 5 से 6 किया है, तो 5 में +1 को ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। फिर 6 से 7 किया, यानी 6 में +1 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। यानी दोस्त पहले सीरीज में +1 किया है। अब ऑप्शन बी पे बढ़ते हैं। देखिए PQR, यानी इसमें भी +1 और इसमें भी +1 और इसमें भी +1 किया है, क्योंकि भाई P के बाद क्या आता है? Q आता है, Q के बाद क्या आता है? R आता है। और ऑप्शन सी देखिए, V किया है, W किया, X किया है, यानी इसमें भी साथ ही +1 किया है, आप देख रहे होंगे। और डी ऑप्शन में बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे HJL क्या है? तो आप यहाँ पे अगर इन अक्षर का नंबरिंग करेंगे तो H देखिए 8 नंबर का होता है, J 10 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है। तो इसमें देखिए 8 से 10 बनाए और 10 से 12 बनाए, यानी भाई 8 में 2 जोड़ दिया है, 10 में 2 जोड़ दिया है, यानी इस ऑप्शन डी में +2 करके भाई अक्षर को सेट किया है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में भाई +1 किया है। तो इनमें से बेजोड़ यानी साथ ही इनमें से असंबंधित कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति ये किस वंश के संस्थापक थे? बताइए, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति ये किस वंश के संस्थापक थे? तो ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या बोला जाता है? जन्नति, संहिता, बाली या विधाता? तो साथ ही याद रखिए, जो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता बोला जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आदर्श गैस है और जिसकी परमाणु संख्या 18 है? तो आदर्श गैस है और जिसकी परमाणु संख्या 18 है, तो इनमें से कौन सा है? तो नियॉन तो है नहीं दोस्त, आदर्श गैस हीलियम भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो आर्गन देखिए परमाणु संख्या 18 है, जो कि एक आदर्श गैस है। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बार फिर से रीजनिंग के सवाल है। तो देखिए W का अर्थ प्लस है,
x का अर्थ माइनस है, y का अर्थ मल्टीप्लाई है, गुणा है, और z का अर्थ भाग है, डिवाइड है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा? यानी दोस्त प्रश्न बोल रहा है कि w का अर्थ प्लस रखना है, x की जगह माइनस रखना है, y की जगह मल्टीप्लाई रखना है और z की जगह डिवाइड रखना है। उसके बाद इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी, क्या आंसर आ रहा है आप सभी के अनुसार। तो चलिए पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 12 और y है, y का अर्थ देखिए प्रश्न में मल्टीप्लाई दिया है, तो भाई यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई रखेंगे। 14 है, 14 के बाद देखिए w है, तो w का अर्थ देखिए स्टार्टिंग लाइन में प्लस दिया है तो प्लस रखेंगे। उसके बाद 18 है, 18 के बाद देखिए x है, तो x का अर्थ देखिए माइनस दिया है, तो x की हम लोग माइनस रखेंगे। 32 है, 32 के बाद देखिए z है, z का अर्थ देखिए डिवाइड है, तो z की जगह डिवाइड रखेंगे, 4 हो जाएगा। अब साथी बॉडमस के नियम लगा के हल कर दिया जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 12 और इंटू 4 है, और यहाँ से 4 32 है, यानी पहले तो डिवाइड होगा, तो 4 से भाग करेंगे 32 में तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 14 दहा में कितना होता है? 140, 14 दूना 28, यानी 140 और 28 कितना होता है? 168 होता है। और यहाँ से प्लस 18 दे रखा है, और यहाँ से हम लोग का 8 आ चुका है। जब हमने 4 का भाग 32 में किया तो 8 यहाँ पे आया है। अब इसको जोड़ते हैं, 168 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 8 16, 6 1 7 1 8, यानी 186। 186 इधर और यहाँ पे -8 दिया है। उसके बाद 186 में से दोस्त 8 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 16 में से 8 और यहाँ से 7, यानी 178 होगा। क्या इस सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठा है? क्या आप लोग का भी 6 का ए आंसर 178 आया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो 6 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या करना था? w की जगह प्लस रखना था, और x की जगह माइनस रखना था, y की जगह मल्टीप्लाई रखना था, और z की जगह डिवाइड रखना है। उसके बाद इस समीकरण को हल कर देना था, तो हमने हल किया, जो हमारा 178 ये ऑप्शन के रूप में आ चुका है। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत की जनगणना 2021 1872 से भारत की कौन से नंबर की दशकीय जनगणना है, जब पहली व्यवस्थित जनगणना पूरे देश में समान पैटर्न के अनुसार आयोजित की गई थी? बताइए दोस्त, भारत की जनगणना 2021 1872 से भारत की ये कौन सी दशकीय जनगणना है, जब पहली व्यवस्थित जनगणना पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार आयोजित की गई थी? तो भाई 16वीं थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2021 में हुई है, लेकिन अभी इसका डेटा नहीं आया है। 2011 में पूछता तो भाई 15वीं थी। यहाँ पे आप देखिए 2021 पूछा है, तो एक और बढ़ जाएगा, 15 के बाद कौन आ जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना दोस्त। लॉर्ड मेयो के समय पहली बार 1872 में भारत की जनगणना की गई थी। ये भी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? ऊर्जा की एसआई इकाई तो जूल होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सरकार के कुल व्यय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यय ग्रेटर देन राजस्व। बताइए दोस्त, सरकार के कुल व्यय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नाइट्रोजन से अधिक होती है? बताइए, इन तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नाइट्रोजन से अधिक होती है? तो साथी याद रखिएगा, ऑक्सीजन की होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये समूह किस समूह से संबंधित है? ऑक्सीजन तो 16 से संबंधित है। किस ब्लॉक से संबंधित रखता है? तो पी ब्लॉक से संबंधित रखता है, तो ध्यान देंगे। और 21% ये कहाँ पे है? वायुमंडलीय पृथ्वी में भी प्रेजेंट है 21%, है ना दोस्तों। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से विभाज्य है? तो बताइए, 3 का विभाज्यता नियम तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। 3 का विभाज्य नियम क्या कहता है? जितने भी ऑप्शन दिए हैं, हर एक ऑप्शन के जो नंबर दें उसको आपस में ब्रेक करके जोड़ दीजिए। जो 3 से डिवाइड चला जाएगा वो समझिए वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 का विभाज्य नियम लगाते हैं, तो पहले ऑप्शन में हम लोग सभी नंबर को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए 6 + 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 4 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 4 27 1 28। क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन भी देखिए, 9 और 2 11,
11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 है, 27 3 30, 8 38, तो यहाँ से 38 आ रहा है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। और एक नियम है साथी कि जहाँ जहाँ पे 3 3 से डिवाइड हो रहा है वहाँ पे भी आप रोक सकते हैं। जैसे देखिए 3 से भाग 9 में जाएगा तो हो जाएगा, फिर 3 भी चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, 2 और 1 3 चला जाएगा, लेकिन दोस्त 4 और 0 नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद साथी ऑप्शन हम लोग डी पे बढ़ते हैं। देखिए 2 और 1 3 होता है जो कि कटता है 3 से, 3 भी कटता है, 9 भी कटता है, और 5 और 4 कितना होता है 9, कितना हो जाएगा 9 भी जाता है। यानी दोस्त 3 से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त, जो कि ऑप्शन डी कट रहा है। तो इसको एक बार हम लोग आपस में जोड़ देते हैं डी ऑप्शन को। देखिए 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 3 3 6 होता है, 6 5 11 होता है, 11 4 कितना होता है दोस्त 15 होता है, 15 9 कितना होता है 24 होता है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में? 3 का विभाज्यता नियम यही कहता है, बिल्कुल सेम 9 का भी नियम यही कहता है। आपके पेपर में मैथ से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणा और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाता है तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो मेरे भाई ये समीकरण दिया है, यानी आपको प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाई डिवाइड रखना है और डिवाइड की जगह गुणा रखना है। उसके बाद ही इस समीकरण को हल करना है। ओके दोस्तों चलिए इस प्रश्न को आप सभी हल करेंगे। तो जितने प्रश्न आएंगे तो अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा, तो इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी दोस्त, है ना। तो आप चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। तो देखिए 300 दिया है, 300 के बाद देखिए प्लस दिया, तो प्लस की जगह माइनस रखना है, 242 हो जाएगा। 242 के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है साइन, मल्टीप्लाई दिया, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है, कितना दिया है 11 है। 11 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह भाई प्लस रखना है, 15 हो जाएगा। 15 के बाद देखिए डिवाइड है तो भाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन रखना है। उसके बाद अब इस समीकरण को हल करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे दोस्त, इसमें डिवाइड हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 300 है माइनस है, 11 का भाग 242 में देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी 22 बार में जाएगा। फिर देखिए प्लस यहाँ से 15 इंटू 9 है, 15 नवा कितना होता है 59 जा कितना होता है 135 होता है, 135 होता है। अब देखिए अब हम लोग जोड़ करेंगे। इसमें जोड़ कौन कौन है भाई, प्लस जो भी किसी नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं रहता है तो वो प्लस हमें दर्शाता है। तो प्लस 300 और प्लस 135 कितना हो जाएगा 435 हो जाएंगे, है ना दोस्त। 435 में से हमें 22 को माइनस करना है तो कितना होगा 400 शायद 13 होगा। क्या 12 का 413 ऑप्शन किसी में दिया है? देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, यानी 12 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो साथी मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता होगा सोचिए। तो मेरे दोस्त याद रखिए साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए तो साथी आपसे उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथी कल से हम लोग टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होने जा रही है, लाइव क्लास वो भी। तो हमने आपसे वादा किया था 22 फरवरी तक, लेकिन वो हमने पूरा नहीं किया, जो कि इसका जो फॉर्म भरने का तिथि थे ग्रुप डी की बढ़ चुकी थी, जो कि 1 मार्च हो चुकी। तो कल से यानी दोस्त 11 मार्च से आप सभी लोगों के बीच हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं डेली लगातार साथी लाइव में। अब हम रणनीति बनाएंगे इस बार हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, तो बस आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मुडेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त मुडेरा सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17।
मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वसाकारा नाम से अपने मंत्री को भेजा था? मगध के शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वसाकारा नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो ऐसा किसने किया था? तो भाई अजातशत्रु ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? तो साथ ही काला रंग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? बताइए साथी, सभी साथी। तो साबुन के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, जो हम डेली के डेली आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं वो साथी क्लास आप एक टेस्ट के रूप में लिया कीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या क्या होगा? एक तो देखिए मॉक टेस्ट आपको हो जाएगा, प्लस टेस्ट भी हो जाएगा, प्लस फिर VS सर के सॉल्व भी मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगा। तो इतने चीज़ आपके अंदर होने वाली यदि आप डेली का डेली क्लास में एक टेस्ट के रूप में लेते हैं, जो कि आप हर एक प्रश्न का जो आप कमेंट में देते चले तो ओके दोस्त, तो आपकी इससे तैयारी भी पता चलेगी कि तैयारी आप सभी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी रीजनिंग का सवाल है। पुणे को क्या लिखा है? SXQF है, तो सिटी का संबंध क्या हो जाएगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं भाई। पुणे, तो आपको हर एक अक्षर का नंबर भी मालूम होना चाहिए। A से Z तक आप जरूर याद कीजिए, कम से कम 4 से 5 नंबर वहाँ से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो SXQF यही है दोस्त। तो P देखिए 16 नंबर का होता है, U 21 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है, X 24 नंबर का, Q 17 नंबर का, F 6 नंबर का होता है। यही होता है। तो देखिए 16 से 19 क्या है? +3 को बनाया है, और 21 से 24 यानी इसमें भी +3 किया, 14 17 यानी इसमें भी +3 किया है, और 5 से 2 से यहाँ पे 6 किया, इसमें भाई +1 किया है। स्टार्टिंग के 3 अक्षर में +3 और लास्ट में +1 किया है। तो अब सीटी में बिल्कुल ऐसा ही हमें नियम लगाने की जरूरत है। स्टार्टिंग के 3 अक्षर में +3 और लास्ट के अक्षर में +1 को ऐड करना है। तो देखिए सिटी CITY, तो सबसे पहले भाई Y आपका 25 होता है, 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। लास्ट में देखिए सभी ऑप्शन में Z दे रखा है। तो C 3 नंबर का होता है, I 9 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है। तो इसमें भी 3 को जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है, और इसमें भी 3 जोड़ना है। तो 3 3 कितना होता है? 6 होता है। 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है। 20 और 3 कितना होता है? 23 होता है। यानी दोस्त 6 F पे आता है, 12 L पे आता है, और 23 W पे आता है, यानी FLWZ। देखिए किस ऑप्शन में है? FLWZ। तो देखिए दोस्त C ऑप्शन में है, यानी 20 का C ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, इसी पे आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि बताइए कि NCVT का बताइए, आपने ग्रुप डी एग्जाम 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो इसमें आप देखा होगा ITI का भी एक सर्टिफिकेट मांग रहा था। यदि आप RTI किए होंगे तो आपको NCVT का फुल फॉर्म ही मालूम होगा, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो इसका बताइए सेम प्रोसेस पे कि इसका इन अक्षरों का क्या अक्षर आएगा? +3 लास्ट में +1 करके बताइए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो मेरे दोस्त परमाणु क्रूज मिसाइल का किया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1946 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। सितार कैसी वह यांत्रिक है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देती है? तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यानी दोस्त यांत्रिक ऊर्जा सितार भाई ध्वनि में करेगी, विद्युत नहीं करेगी, ध्वनि में करेगी। जैसे यांत्रिक ऊर्जा है उसमें हम लोग यांत्रिक पे कुछ दबाते हैं तो वो ध्वनि की ऊर्जा के फॉर्म में आता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है। तो साथ ही कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो आपसे सवाल पूछता है तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है जो कि ये कृष्णा जिले में मौजूद है दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। वसा के पाचन पर कौन से अणु बनते हैं। वसा के पाचन पे कौन सा अणु बनते हैं साथी बताइए। तो फैटी एसिड, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। तो मेरे दोस्त इसमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का भाई सुचालक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। तो मेरे दोस्त अवरक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं। तो हारमोनियम से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 12 से अधिक होती है। तो इन तत्वों में से दोस्त किसकी परमाणु संख्या 12 से अधिक होती है। बेरिलियम की या बोरॉन की, फ्लोरीन की या एल्युमिनियम की। तो मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं जैसे बेरिलियम कितना होता है 4 होता है और इसमें जो परमाणु संख्या 12 से अधिक होती है वो एल्युमिनियम को होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 कितनी होती है भाई 5 होती है जो समूह 13 से संबंधित रखती है, ये पी ब्लॉक से संबंधित रखती है। और फ्लोरीन कितने की परमाणु संख्या होती है 9 होती है और ये समूह 17 से संबंधित रखती है और पी ब्लॉक से ये भी संबंधित है भाई। ओके दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना दोस्त। जो बेरिलियम होती है क्षारीय धातु है जो कि समूह दूसरे से संबंधित रखती हैं और एस ब्लॉक की ये कैटेगरी की है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो साथ ही कोलकाता बंदरगाह को बोला जाता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में ये किस नंबर की बौद्ध संगत यानी परिषद का आयोजन था। बताइए अशोक के शासनकाल में साथ ही जो राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत हुई थी इस परिषद का कौन से नंबर का आयोजन था। तो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले भाई जो कर्क रेखा है ये 2 बार माही नदी से गुजरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो हम बात आपको बोल रहे हैं जो कि 2 बार माही नदी से गुजरती, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो कर्क रेखा है ना ये माही नदी को 2 बार साथ ही गुजरता है इससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरता है तो वो कौन कौन सी स्टेट है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक तो त्रिपुरा है, गुजरात है, दूसरा साथी छत्तीसगढ़ है और चौथा आपका राजस्थान भी होता है। चौथा राजस्थान 4 हो गई ये और झारखंड भी है दोस्त क्या है और झारखंड है 5वां रहा। 6वां कौन है मिजोरम है। 6वां मिजोरम है। 7वां आपका मध्य प्रदेश है। 6वां मध्य प्रदेश और लास्ट वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल है। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए त्रिपुरा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, झारखंड है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। ओके दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। उदासीन ऑक्साइड इनमें से कौन नहीं है। तो Na2O नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नाटी लोकनृत्य ये किस राज्य में किया जाता है। नाटी लोकनृत्य ये किस राज्य में किया जाता है। तो मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो मेरे दोस्त
कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। इनका पूरा नाम क्या है? डोम राजू। डी का मतलब क्या है मेरे दोस्त? डोम, याद रखिए डी का मतलब क्या होता है? डोम राजू है। डोम राजू इनका पूरा नाम है और डोम राजू गुकेश है। डी का मतलब डोम राजू। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट की गई थी, तो 1872 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो मेरे दोस्त अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। नामक उपकरण एक परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है। तो कौन नामक उपकरण एक परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है? तो वो वोल्टमीटर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है? तो मेरे दोस्त इसमें से किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है बताइए? तो याद रखिएगा फ्रांसियम की परमाणु संख्या 87 होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सीजियम की कितनी होती है? तो 55 होती है सीजियम की। और लिथियम कितनी होती है भाई? 3 होती है। रुबिडियम में कितनी होती है? 37 होती है। यानी फ्रांसियम का 87, सीजियम का 55, लिथियम का 3 और रुबिडियम का 37, ये परमाणु संख्या होती है इन चारों तत्वों की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त हो चुका था? तो वर्ष 1858 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बी किरण को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथी बी किरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीगर काउंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपको लेके लगातार क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आज साथ ही 10 मार्च हो चुका है और हम लोग अपनी तैयारी लगातार इसी तरह बढ़ा रहे हैं, जो कि कभी भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ सकता है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इस समय रेलवे भाई हर एक एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी जल्दी निकाल रही है और उसी डेट पे एग्ज़ाम भी ले रही है। ये तो आप देख रहे होंगे। ओके तो 40 नंबर 1 की तरफ बढ़ते भाई। निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो इनमें से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो सत्रिया की नहीं हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही केरल राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को भूटान का राष्ट्रीय उत्सव कहा जाता है? तो साथ ही किस त्यौहार को भूटान का राष्ट्रीय उत्सव कहा जाता है? तो याद रखिए थिम्पू सेचू उत्सव को बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। लेकिन साथ ही लास्ट का जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो आप सभी लोगों के लिए होमवर्क करने वाला, तो लास्ट क्वेश्चन आप जरूर होमवर्क में हमें बताएंगे कि उस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो किस नदी पर स्थित है? तो साथ ही भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो साथ ही किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये सर जी नीला की हो सबसे कम होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो वो कौन था साथी? आत्मीय सभा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव उसको क्या हो जाता है बताइए?
भाई क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो याद रखिए शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्नियोथोलॉजी बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्त, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली खान को जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। निम्नलिखित में से 15वीं जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो भाई ये तो हमने आपको बता दिया है, तो इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि आपका देखते हैं माइंड इस समय कितना तेज काम करे कि आप इस प्रश्न में से, जो कि हमने आज की सेशन में टोटल 50 प्रश्न किया, उनमें से एक क्वेश्चन हमने 15वीं जनगणना के बारे में डिस्कस किया कि वो किस वर्ष में हुई थी। तो बताइए आप सभी लोग, देखते हैं आपका आईक्यू लेवल कितना काम करा इस समय भाई, खास के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करें दोस्त ये सेशन आप सभी को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो बताइए दोस्त कि आज सेशन से आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा? चलिए दोस्त बताइए फटाफट सभी साथी कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो बस साथी आज सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथी 11:30 AM पे एक और नए क्लास के साथ, जिसमें आज जो साथी 11:30 AM पे क्लास होगी वो अलग सेशन होने वाली है, जो कि लगभग उसमें हम लोग 60 से 65 सवाल डिस्कस करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। तो वो क्लास में आप आइए, एक बार फिर से तैयारी करते हैं। देखिए साथी जो सुबह क्लास होती है वो प्रैक्टिस के तौर पे क्लास होती है, जो आपकी 11:30 AM पे होती है वो प्रीवियस ईयर के टाइप के सवाल आते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल आते हैं, या रेलवे की आप किसी भी एग्जाम को उठा कर देखेंगे तो वैसा ही सवाल देखने को मिलता है। तो इस समय आरपीएफ के एग्जाम चले, जो कि 18 मार्च तक चलने वाली है। तो आप देखेंगे 2019 का पेपर यदि आपने हल किया होगा और इस समय आरपीएफ के एग्जाम में सवाल को एनालिसिस किया होगा, तो बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न पे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ सवाल कठिन पूछ रहे हैं तो कुछ एकदम नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।